हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते आए हैं अब तक, लेकिन हम अब तक ज़्यादातर सिंपल वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आज हम 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो सेकंड होगा वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो थर्ड होगा वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मेनली हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर दूं, जो मैं आगे अच्छे से डिस्कस भी करूँगा। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड, जो आज तक हम करते हुए आए हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो होगा रो, फाई और जेड। ठीक है, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे आर, थीटा और फाई। ठीक है, ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और इसमें कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अभी इसको अच्छे से आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम आज तक जो डिस्कस करते आए हैं, हमेशा से जो पढ़ते आए हैं बचपन से, वही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते आए हम एक्स वाई जेड एक्सिस को। अब सपोज़ ये एक पॉइंट P है यहाँ पे, इस पॉइंट P को मैं कैसे दिखाता हूँ? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से दिखाता हूँ। सिंपल, ये तो सिंपल बात है। अब देखो, सपोज़ ठीक है, यानी इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे? एक्स, वाई और जेड। इसमें अब सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसको बोलेंगे हम लेंथ वेक्टर। एक तरह से लेंथ वेक्टर कैसे हम डिफाइन करेंगे अभी देखते हैं हम। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक क्यूब ले रहा हूँ, एक क्यूब में बना रहा हूँ। ठीक है, इस क्यूब की साइड्स मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये dy हो गया, ये dx हो गया और इसकी हाइट हमारी dz होगी अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर मुझे एक लेंथ वेक्टर लिखना है इसके कोरिस्पॉन्डिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, अगर मुझे एक लेंथ वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं वो कैसे लिखूँगा? तो लेंथ वेक्टर को सपोज मैं डिनोट कर रहा हूँ dl वेक्टर से, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? देखो, dx क्या है? dx क्या है? यह है इंक्रीमेंट इन x डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही dy क्या है? इंक्रीमेंट इन y डायरेक्शन। ऐसे ही dz क्या है? इंक्रीमेंट इन z डायरेक्शन। ठीक है, अभी तीनों चीज़ें मैंने क्या कर दी? डिफाइन कर दी यहाँ पे। तो dx, dy, dz क्या है? ये dx है, ये dx है, ये dy है और ये dz है। तो मैंने तीनों चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। ये क्या है? dx, dy, dz इंक्रीमेंट है उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है, अब अगर मैं इस dl वेक्टर को लिखना चाहूँ वो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे dl वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? तो जितना भी इंक्रीमेंट x डायरेक्शन में है वो लिखा, फिर x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जितना भी इंक्रीमेंट y डायरेक्शन में है फिर y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जितना भी इंक्रीमेंट z डायरेक्शन में है फिर z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक लेंथ वेक्टर हो गया अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब देखो, अब आती है अगली चीज़ हमारे पास एरिया की, कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया का डिस्कशन किस तरीके से करते हैं। लेंथ का कर लिया हमने डिस्कशन, एरिया का डिस्कशन करते हैं। अब उस डिस्कशन से पहले मैं एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ, वो क्या है? सपोज़ ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, ये इसका एरिया हो गया पूरा, ये इसका क्या है? ये इसमें इसका एरिया है पूरा। क्लियर है इतनी बात? ये इसका एरिया है। ठीक है, अब देखो, जब मैं लिखता हूँ ना ds वेक्टर, ये क्या होता है? ds वेक्टर
ये एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। ds वेक्टर का मतलब हुआ ds और n कैप। n कैप क्या है? ds वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं इस तरह से दिखा, देखो कोई भी वेक्टर है मेरे पास, उस a वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और a कैप, a वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब वही यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ds वेक्टर, ये लिखा ds वेक्टर, फिर मैंने इसको कैसे लिख दिया, ds और n कैप। अब ये n कैप यहाँ क्या होता है, जैसे ये सरफेस मैंने डिफाइन कर दिया कि एरिया है इसका, जिसमें मैंने लाइंस बनाई है ब्लैक वाली, तो ये n कैप जो होगा ना, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया की बात करनी है। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया की बात करनी है। तो पहले देखो, इसमें एरिया 3 तरीके से निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब जो नॉर्मल होगा ये एन कैप, ये किसके इक्वल होगा? एक्स कैप के, ठीक है। एन कैप किसके होगा? एन कैप किसके इक्वल होगा? एक्स कैप पे। और हम इसमें ds जो लिखेंगे हमारा, वो होगा हमारा, अब x के अलावा क्या क्या बचा? dy और dz। अब देखो जैसे ये हम बना रहे थे, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये x डायरेक्शन थी, ये y डायरेक्शन थी और ये z डायरेक्शन थी। अब अगर मैं x की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, तो वो तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा ये, यानी एरिया इस प्लेन की बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया जो आएगा ये वाई जेड प्लेन में निकलेगा, ठीक है। अब सेकंड ऐसी अगर हम ले इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन मतलब एन कैप क्या होगा? वाई कैप के इक्वल होगा, यानी हमारा ds जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? dx dz के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक जो पिछला है। ऐसी थर्ड हम लिख सकते हैं इन z डायरेक्शन। इन z डायरेक्शन यानी n कैप किसके इक्वल हो जाएगा? z कैप के, यानी ds को मैं लिख सकता हूँ dx और dy, ठीक है। ये हमारा एरिया भी हो गया। अब लास्ट चीज़ लिखनी है मुझे वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम कैसे लिखूँगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं वॉल्यूम कैसे लिखूँगा? अब देखो वॉल्यूम लिखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है? वॉल्यूम लिखने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अब देखो इसमें लेंथ वेक्टर हमें दिख रहा था, हमने लेंथ वेक्टर बनाया था। अब इसमें जो भी इंक्रीमेंट है अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे एक्स डायरेक्शन में ये है, वाई डायरेक्शन में ये है, जेड डायरेक्शन में ये है, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही करते हैं यहाँ भी, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें dx dy dz की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो मैं क्या करूँगा? इंक्रीमेंट इन x, इंक्रीमेंट इन y, इंक्रीमेंट इन z, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरी बात करी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली बात जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं रॉ, फाई और जेड, ठीक है। अब देखो इसको हम देखेंगे कैसे, जो मैंने बोल दिया है रॉ फाई जेड। सपोज इसमें भी हम ये कॉमन पॉइंट लेते हैं कि मतलब एक जनरल पॉइंट लेते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ से निकालेंगे। सपोज ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है ये वाला, तो एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है, और जो ये पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये वेक्टर है, ठीक है। यानी इस वेक्टर की O से लेके इस, सपोज इसको मैं x पॉइंट बोल देता हूँ, तो OX की जो लेंथ है वो कितनी है? OX इक्वल्स टू रो है, ठीक है। और जो ये OX या फिर रो वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं फाई। जो भी ये रो वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं फाई, ठीक है। और जितनी भी हाइट पे ये पॉइंट P है इस XY प्लेन के, उसको बोलेंगे Z, ठीक है। ये हाइट Z है,
ठीक है, ये हाइट z ही रहेगी क्योंकि एक्स वाई जेड इसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स थे, जो मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, मतलब ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन से z हाइट पे है। ठीक है, अब हमने डिफाइन कर दिया सब चीज़ें। अब देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी देखेंगे अब हम, वो क्या है, हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से एक वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसे है, सपोज ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, तो अगर मैं इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला ये, तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, बी कॉस थीटा होती है, सबको पता है बी कॉस थीटा होती है। अब देखो यहाँ पर भी वही करना है, इस पॉइंट एक्स से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये रो cos फाई हो जाएगी। रो कर समझ लेना आराम से, रो cos फाई होगी क्योंकि ये रो है, इसका मैग्नीट्यूड रो है लाइन का, और ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, फाई एंगल बना रही है। तो ये कितना हो जाएगा, रो cos फाई। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये रो साइन फाई हो जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है, वो पढ़ा है हमने 12th क्लास 11th क्लास में, उसमें हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एक वेक्टर को, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो वही किया है यहाँ पे, रो cos फाई और रो साइन फाई। ठीक है, तो अब अगर मैं x और या मैं बोलूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन ढूंढना चाहूँ तो ईजिली ढूंढ सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक तो x कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा है ये, तो यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, रो cos फाई। ऐसे ही मैं y को लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो साइन फाई। z इक्वल्स टू क्या होगा, ये z ही रहेगा क्योंकि हाइट तो इसमें भी यही है, इसलिए हमने थर्ड कोऑर्डिनेट इसमें भी z ही माना है। ठीक है, अभी x को हमने रो और फाई की टर्म में लिख लिया। अब अगर मैं रो को x और y की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इनका स्क्वायर करके ऐड करूँ तो मुझे ईजिली ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स और इस वाई प्लेन में देखूँ, ये फाई एंगल है यहाँ पे, अगर मैं इसका टेन फाई निकालूँ, यहाँ से मैं टेन फाई निकालूँ तो क्या आएगा, देखो टेन फाई ये परपेंडिकुलर डाला था, ये वाला मैंने ये परपेंडिकुलर डाला था, ये क्या है, एक तरह से वाई है, ये वाई है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो है, ये वाली लेंथ, तो ये कितनी है, वाई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है, एक्स है बेस, तो टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन भी देख लिया है अच्छे से इसमें, तो हमने x का रो और फाई में रिलेशन भी देख लिया है, हमने रो का x और y में रिलेशन भी देख लिया, फाई का भी x और y के साथ रिलेशन देख लिया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के। अभी इसमें ही आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपना लेंथ वेक्टर निकाला था, ऐसे ही इसमें भी हम अपना लेंथ वेक्टर निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारा जो d, देखो जब मैं कुछ इंक्रीमेंट करूँगा रो वेक्टर में, जैसे मैंने उसमें x में इंक्रीमेंट किया था तो dx लिख दिया था, ऐसे में इस बार लिखता हूँ d रो, ये क्या है, इंक्रीमेंट इन रो। ठीक है, अगर मैं dz बोलूँ, dz भी इंक्रीमेंट इन z सिंपली लिख सकता हूँ मैं, लेकिन जब मैं फाई की बात करूँगा ना, फाई डायरेक्शन की बात करूँगा, इन रो डायरेक्शन बोल देता हूँ इसको मैं, और इन z डायरेक्शन बोल देता हूँ, तो उसमें इन डायरेक्शंस में, इन दो डायरेक्शंस में ये वाले इंक्रीमेंट हो गए। लेकिन जब मैं फाई इंक्रीमेंट की बात करूँगा, फाई की डायरेक्शन में इंक्रीमेंट की बात करूँगा, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। वो क्या अलग होंगी अब देखते हैं। ठीक है, वो क्या अलग होंगी, अब देखो हमारा, मैं सिर्फ अभी क्या लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी एक्स और वाई एक्सिस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में ही तो है रो हमारा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना लेता है, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ फाई क्या है, देखो फाई ये डायरेक्शन है एंगल वाली। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इस एंगल से मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया d फाई,
बताओ हुआ नहीं हुआ? ये एंगल हो गया अपना d5, ये एंगल हो गया d5, ये d5 एंगल हो गया। अब d5 एंगल से मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो यानी अब इस फाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कितना है? ये है ना, ये आर्क की तो इंक्रीमेंट है फाई डायरेक्शन में। ये जो ये वाला आर्क मैं डार्क उससे बना रहा हूँ ब्लू से, यही आर्क है इंक्रीमेंट इन, यही आर्क क्या है? इंक्रीमेंट इन फाई डायरेक्शन। तो अगर मुझे आर्क निकालना है, इंक्रीमेंट इन फाई डायरेक्शन निकालना है, तो मुझे इस आर्क की लेंथ पता लग जाए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है अच्छे से कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन लेंथ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आर्क निकालना चाहूँ तो एंगल यहाँ पे d5 था और लेंथ हमारी रो थी, तो यानी आर्क मेरा कितना आ जाएगा? रो d5 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा लिख देते हैं इस वाले केस में कि हमने जो इंक्रीमेंट, हम बोलते भी नहीं इंक्रीमेंट, हम शायद डायरेक्ट उसको ऐसे लिख देते हैं रो d5। ये रो d5 क्या है? ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट इन फाई डायरेक्शन। ये क्या है? इंक्रीमेंट इन फाई डायरेक्शन है। अब अगर मैं लेंथ वेक्टर लिखना चाहूँ इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये बात याद रखनी है अच्छे से कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर बनेंगे वो रो कैप, फाई कैप और जेड कैप बनेंगे, और उनके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारी इंक्रीमेंट है उन सब डायरेक्शंस में। तो रो कैप के लिए डी रो रो कैप प्लस फाई कैप के लिए रो d5 फाई कैप प्लस dz z कैप। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ वेक्टर आ गया। तो ये हमने इसमें ईजीली लेंथ वेक्टर हमारा निकाल दिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमने इसमें ये कर दिया है ईजीली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं एरिया। हम इसमें जो ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, इसमें एरिया कैसे निकालेंगे? अब पिछले वाले केस की तरह इसमें भी 3 केसेस बनाते हैं। पिछले वाले केस की तरह इसमें भी हम अपन 3 केसेस बनाते हैं। 3 केसेस, फर्स्ट केस क्या आएगा? एरिया में, एरिया में फर्स्ट केस रहेगा इन रो डायरेक्शन। अब अगर इन रो डायरेक्शन है तो रो को छोड़ के बाकी दोनों आ जाएंगे जो डीएल में लिखे हैं मैंने। देखो मैंने डीएल क्या लिखा है? डीएल मैंने लिखा है डी रो रो कैप प्लस रो d5 फाई कैप प्लस dz z कैप। ठीक है, प्लस dz z कैप। अब रो डायरेक्शन में अगर चाहिए है मुझे एरिया, तो मैंने बोला था रो वाले को छोड़ के, जैसे पिछले में बोला था अगर x में चाहिए था तो x को छोड़ के बाकी 2 लिख दिए थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे ds में रो d5 dz हो जाएगा। ठीक है ना, रो d5 dz हो जाएगा इन कौन सी डायरेक्शन में? रो डायरेक्शन में, इन रो डायरेक्शन, रो d5 dz। अब सेकंड केस क्या हो सकता है भाई? इन फाई डायरेक्शन। अब फाई डायरेक्शन में मुझे एरिया चाहिए अगर, तो क्या हो जाएगा? फाई वाले के कोऑर्डिनेट्स छोड़ के बाकी दोनों लिख देते हैं, सो ये कोफिशिएंट्स छोड़ के ds क्या हो जाएगा? डी रो dz। अब थर्ड क्या हो जाएगा? इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में जो ds मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? z वाले को छोड़ के दोनों लिख देते हैं, यह आ जाएगा रो डी रो और ये d5। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब ये मैंने लिख लिया है क्या? ये मैंने लिख लिए एरिया एलिमेंट्स, एरिया लिख लिया है मैंने तीनों डायरेक्शंस में। अब लास्ट चीज़ रहेगी इसमें भी वॉल्यूम, वॉल्यूम रहेगी। अब वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी लेंथ वाले इसमें इंक्रीमेंट्स होंगे, जो भी लेंथ वाले डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शंस में जो भी इंक्रीमेंट्स दिख रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उठा के, तो ये क्या आ जाएगा? रो d5 dz। तो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट आ जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा ये वॉल्यूम एलिमेंट आ जाता है। तो ये हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लिया है। अब हमारा लास्ट बचता है कि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं क्या है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली बात जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स वो रहते हैं r, थीटा और फाई।
ठीक है, आर थीटा और फाई। अब वही है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। वही चीज़ पॉइंट पी हमने ये कंसिडर किया था, पॉइंट पी हमने कंसिडर किया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पी को जो ये ओरिजिन से लाइन मिला रही है, इसको मैं एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और पहले की तरह देखो ये आर वेक्टर का, इस आर वेक्टर का एक तरह से प्रोजेक्शन देखिए आप, एक तरह से प्रोजेक्शन देखिए एक्स वाई प्लेन में। ये ओ एक्स मान लो, ये ओ एक्स क्या है, ये एक तरह से प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में आर वेक्टर का। ठीक है, तो अगर ये थीटा है ये वाली चीज़, तो ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा इसका, ये क्या होगा फिर, आर साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा इधर की तरफ लग रहा है हमारा, थीटा हमारा इधर की तरफ लग रहा है। तो जो हमारा ये नीचे वाला प्रोजेक्शन है, पर्पल कलर वाला प्रोजेक्शन ओ एक्स से जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये कितना होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, और जो ये ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है मुझे, ये होगा फाई। ठीक है ना, इसको रोक के आप आराम से समझिए पहले क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फाई है, ये आर है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये आर है, ये फाई है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ओ एक्स किसके इक्वल है, जो ओ एक्स है वो कितना है, आर साइन थीटा है। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ओ एक्स क्या है, प्रोजेक्शन है आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब देखो, अब फिर वही बात आती है, देखो कौन सी बात, जैसे अगर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूँ, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको एक बार हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये भी हटाता हूँ। देखो अच्छे से समझते हैं इसको, क्या है ये, अच्छे से देखते हैं ये क्या है। ठीक है, अब इस पॉइंट से, ये एक्स पॉइंट से मैं इस पे पिछली बार की तरह एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। अब ऐसे ही मैं वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये रहा एक परपेंडिकुलर। तो एक्स, एक एक्स एन परपेंडिकुलर है, एक एक्स एम परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये इसकी लेंथ मुझे पहले से पता है, ओ एक्स की, एक्स की लेंथ मुझे पहले से पता है, वो कितनी है, आर साइन थीटा, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आर साइन थीटा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आर साइन थीटा। अब देखो जैसे हमने लास्ट केस में किया था, तो इस ओ एक्स वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा इस एक्स एक्सिस पे, यानी ये वाली लेंथ जो होगी ये कितनी होगी, ये सिंपल सी बात है, आर साइन थीटा कॉस फाई होगी ना भाई, क्योंकि इसके साथ इधर ये फाई एंगल बन रहा है इस वाले एक्सिस के साथ, और ये अपोजिट वाला, ये वाली चीज़, ये वाला जो है, ये जहाँ पे मैंने डार्क किया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, यानी ओ एम, ये ओ एम कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और ओ एन कितना हो रहा है हमारा, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, आर साइन थीटा कॉस फाई। अब देखो यहाँ से इस पी पॉइंट से इस जेड एक्सिस पे भी इस बार एक परपेंडिकुलर डल सकता है। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं क्यू। तो ओ क्यू मेरा कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, ओ क्यू। तो मेरी ओ क्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं ओ क्यू को कुछ लिखना चाहूँ तो ओ क्यू क्या हो जाएगा मेरा, ये मैं ईजिली लिख सकता हूँ, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ओ क्यू आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आर वेक्टर इस जेड एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये पूरा थीटा एंगल जो मैं ये रेड से कर रहा हूँ ना, ये पूरा थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये इसके साथ बनाया जेड एक्सिस के साथ। तो जेड एक्सिस की तरफ जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसका, ये कितना होगा, आर कॉस थीटा ही तो होगा, क्योंकि आर वेक्टर हमारा पहले से यहाँ पे था। ये इतनी बात क्लियर है। तो अब इस सब इन्फॉर्मेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, यहाँ से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ओ एन क्या है, एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट की एन है, ये ओ है, तो ये क्या है, एक तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझेंगे आराम से, आर साइन थीटा कोस फाई तो लिख सकता हूँ, और वाई कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा साइन फाई। ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया, ठीक है।
और z को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बार मेरे पास z जो है मेरा r cos थीटा है। ठीक है, इस थीटा और फाई में कन्फ्यूजन नहीं करना है। थीटा जो एंगल बन रहा है वो r वेक्टर और z एक्सिस के बीच में है, और फाई जो एंगल बन रहा है वो ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है r sin थीटा और x एक्सिस के बीच में एंगल है। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें जो दूसरे रिलेशन लिख सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ये कि अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करूँ एक्स वाई जेड का और इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूँ, ये था थीटा मेरा, एक सेकंड जरा मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये पीले से दिखाता हूँ। ये थीटा, ये था मेरा, ये था ना थीटा। अब मैं अगर इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूँ भरपूर अपनी, तो मैं वो निकालने की कोशिश में कामयाब हो जाऊँगा जब, तो मैं उसमें कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, ओ क्यू क्या है, जेड, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, आर मैंने अभी निकाला है, वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई प्लेन में फिर से देखते हैं पिछली बार की तरह, तो यहाँ से tan फाई में क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सेम पिछली बार वाला है, वही y अपॉन एक्स, तो यानी tan फाई मेरा क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पिछली बार की तरह हम एरिया एलिमेंट देखते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट देखते हैं और अपने आप इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। पहले हम देखते हैं अपना इंक्रीमेंट। देखो आर वेक्टर में इंक्रीमेंट तो सिंपल हो जाएगा आर डायरेक्शन में, तो डी आर क्या है, इंक्रीमेंट इन आर डायरेक्शन। अब जो पंगा चलेगा ना, जो पंगा चलेगा वो चलेगा अपनी थीटा डायरेक्शन में और फाई डायरेक्शन में। तो पहले फाई डायरेक्शन के लिए हम सोच लेते हैं कुछ अपना, तो ये मैंने सोच लिया अपना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैं पहले फाई डायरेक्शन का पंगा सॉल्व करता हूँ। ये मेरा, ये क्या था, ये मेरा क्या था, आर साइन थीटा था। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, फाई। वही पिछले वाला केस, मैं अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ कितने एंगल से, डी फाई एंगल से, तो मेरे पास चीज़ें कुछ चेंज हो जाएंगी। तो ये कितना एंगल हो जाएगा मेरा, डी फाई। अब मुझे अगर ये आर्क निकालना आ जाए तो मैं फाई की डायरेक्शन में इंक्रीमेंट निकाल लूँगा, और ये आर्क में इजीली पिछले वाले मेथड से निकाल सकता हूँ, आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। तो यानी फाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कितना होगा, यानी आर साइन थीटा डी फाई क्या है मेरा, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है इन फाई डायरेक्शन। ये क्या है, इंक्रीमेंट है इन फाई डायरेक्शन। अब मैं ऐसे ही अगर मैं इंक्रीमेंट निकालना चाहूँ अपना थीटा डायरेक्शन में, ऐसे ही मैं इंक्रीमेंट निकालना चाहूँ थीटा डायरेक्शन में, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल था, ये जेड एक्सिस ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो थीटा किसके बीच का एंगल था, ये आर था और ये थीटा था। अब इस वाले केस में भी ये आर है ना, इस वाले केस में भी मैं वही करूँगा कि इस पूरे वेक्टर को मैं एक डी थीटा एंगल से रोटेट कर दूँगा। ये क्या है, डी थीटा एंगल से मैंने इसको रोटेट कर दूँगा। अगर मैं ये आर्क निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। इस वाले केस में आर्क कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास थीटा डायरेक्शन में, तो यानी आर डी थीटा। एक मिनट में इसको उससे कलर से लिखता हूँ, तो ये आर डी थीटा क्या है मेरे पास, ये इंक्रीमेंट आया इन थीटा डायरेक्शन, इंक्रीमेंट आया इन थीटा डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं डी एल वेक्टर लिख सकता हूँ इजीली। तो अब मैं डी एल वेक्टर लिख सकता हूँ, तो डी एल वेक्टर मैं कैसे लिखूँगा,
इंक्रीमेंट इन आर डायरेक्शन, ये क्या होगा डी आर आर कैप, आर थीटा, थीटा डायरेक्शन में क्या है आर डी थीटा थीटा कैप, प्लस अब फाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो ये क्या हो गया, ये लेंथ वेक्टर हो गया, ठीक है, ये लेंथ वेक्टर हो गया। अब देखो पिछली बार की तरह इसमें भी हम क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर्स निकालेंगे, इसमें भी क्या निकालेंगे एरिया। तो फर्स्ट इन आर डायरेक्शन। अब अगर मुझे आर डायरेक्शन में चाहिए, देखो डीएल में यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। डीएल मेरा क्या है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है, ये है। अभी इन आर डायरेक्शन मुझे अगर डीएस चाहिए, एरिया चाहिए, तो आर को छोड़ के मैं बाकी लिख देता हूँ सब। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और ये डी फाई, ठीक है। अब सेकंड क्या हो सकता है इन थीटा डायरेक्शन। अब इन थीटा डायरेक्शन मुझे एरिया चाहिए अगर, तो थीटा वाले को छोड़ के बाकी लिख देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई डी आर या फिर डी आर डी फाई, ठीक है, इन थीटा डायरेक्शन। अब मैं थर्ड बोलता हूँ इन फाई डायरेक्शन। इन फाई डायरेक्शन तो फाई वाले को छोड़ के बाकी लिख देते हैं। तो यहाँ से डी एस क्या हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गए एरिया एलिमेंट्स आ गए, एरिया आ गए अलग अलग डायरेक्शन में। अब मेरे पास एक बस लास्ट चीज़ रह गई है इसमें। वो लास्ट चीज़ क्या है हमारी, वो लास्ट चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है। वो लास्ट चीज़ क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम में इजीली लिख सकता हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा डीवी, ठीक है। तो मैंने वॉल्यूम क्या बोला था, जो तीनों जो डीएल वेक्टर में तीनों जो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट्स, डीवी वही है बस उनका मल्टीप्लिकेशन। तीनों का मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ये क्या हो गया हमारा, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा जगह यूज़ होगा ये, ठीक है। अब ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आप लोग को ये समझ आया होगा। बाकी देखिए वीडियोस और इसको रिवाइज करते हुए पढ़िए, या फिर पढ़ते हुए रिवाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए अपना। ओके, टेक केयर।